जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि इतिहास से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोग को गुलाम वंश के जो शेष बचे प्रमुख शासक हैं उनके बारे में बताएंगे। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो भी मेरे भाई बंधु अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो इसके पहले मैंने गुलाम वंश के बारे में बताया था कि इसके कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इल्तुतमिश के बारे में, जो कि इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वह शमसी वंश का भी संस्थापक, अगर पूछे गुलाम वंश में शमसी वंश के संस्थापक कौन था तो इल्तुतमिश था। गुलाम वंश में गुलामों का गुलाम जो है इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की स्थापना की। इल्तुतमिश ने जो है एक प्रणाली स्थापित की थी कि जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए तो वह व्यक्ति जो है लाल वस्त्र धारण करके उसके दरबार में आता था। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किया, जो कि कुतुब निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को है, लेकिन इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश ने को गुंबद जो मकबरा होता है उसका पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने प्रथम मकबरा जो है सुल्तानगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे बनवाया था, जो कि अपनी पुत्र के कब्र, जो कि नासिरुद्दीन महमूद उसका पुत्र था, उसके कब्र के ऊपर बनवाया था। इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की पदवी धारण की थी। इल्तुतमिश को ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली, लाहौर से दिल्ली में स्थापित की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत में वह प्रथम शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित की थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका पुत्र जो है फिरोज बैठता है गद्दी पर, जो कि अयोग्य शासक था। लेकिन 40 तुर्क सरदार वो नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासकिया बने। इल्तुतमिश जो है पहले ही घोषित किया था, या उसकी इच्छा थी कि उसकी पुत्री रजिया सुल्तान शासक बने, किंतु 40 तुर्क सरदार के षड्यंत्र के कारण जो है वह नहीं बन सकी। तो फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है। उसकी माता इस समय वास्तविक शासकिया रहती हैं साथ तुर्कान जो थी। इसके पश्चात एक दिन जो है रजिया सुल्तान मस्जिद के सामने जो है जब नमाज के अदा करने का समय होता है, उसी के समय जो है वो एक लाल वस्त्र धारण करके बाहर आ जाती हैं, सामने आ जाती हैं जनता के। तो जनता से कहती हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं जो है शासकिया बनूं, लेकिन इन 40 तुर्क सरदार के जो हैं षड्यंत्र के कारण मैं शासकिया नहीं बन सकी। तो इसका जो है प्रभाव जनता के ऊपर पड़ा, जिसके पश्चात जनता ने विद्रोह किया। उसके पश्चात अमीर तुर्क सरदार को अपनी हार माननी पड़ी और रजिया सुल्तान शासकिया बनी, जो कि दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान एक प्रथम मुस्लिम, या रजिया सुल्तान यह भी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासकिया बनी। और यही अंतिम शासकिया भी थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में कोई रजिया सुल्तान के बाद या पहले कोई भी जो है शासकिया नहीं बनी थी महिला में। रजिया सुल्तान अब पुरुषों की भांति जो है सिर पे टोपी तथा शरीर पे जो है कोट पहन के आती थी। उन्होंने पुरुषों पर्दा प्रथा को, महिलाओं की पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की भांति जो है कपड़ा पहनती थी या सर में टोपी लगाती थी। रजिया सुल्तान की शादी जो है अल्तुनिया के साथ होती है। उसका प्रिय जो सबसे था वो याकूब था। याकूब की हत्या कर दी जाती है, और अल्तुनिया को बंदी जब रजिया सुल्तान को जब बंदी बनाता है अल्तुनिया, तो उसी समय जो रजिया सुल्तान थी वो इनसे अल्तुनिया से शादी का प्रस्ताव रख देती हैं, जिसके पश्चात अल्तुनिया उससे शादी के लिए राज़ी हो जाता है और रजिया सुल्तान को छोड़ देता है। उसके पश्चात रजिया सुल्तान की 1239 में डाकुओं द्वारा हत्या कर दी जाती है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।
आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बाद मुइज़्ज़िनुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 से लेके 1242 तक शासक बना रहता है। इस समय वास्तविक शासक जो था या शासन व्यवस्था जो का संचालन जो है तुर्क जो अमीर हुआ करते थे, जिसे चहलगानी कहा करते थे, जो 40 दलों का गठन था वही चलाता था। इस तुर्क अमीर के द्वारा एक नया पद जो है संचालित किया गया, जिसका नाम था नायब ए मुमल्लकत, जिसे संरक्षक का पद कहा जाता है। इसका प्रमुख संरक्षक या प्रथम संरक्षक जो था वह इतगीन बना। इतगीन की लोकप्रियता को बढ़ती गई। इस लोकप्रियता को देखकर जो है बहराम शाह ने इसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात 1241 में लाहौर पर जो है मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, जिसके पश्चात 13 मई 1242 को इस बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। तो बहराम शाह बस थोड़ा सा है, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है। बस इसमें एक खास पॉइंट है कि तुर्कों ने जो है नायब ए मुमल्लकत, जिसे संरक्षक का पद था, वह सृजित किया तथा प्रथम जो इसका संरक्षक हुआ वह था इतगीन, जिसका लोकप्रियता को देखकर बहराम शाह ने इसकी हत्या कर दी। इसके अगला शासक हम लोग का है अलाउद्दीन महमूद शाह, जो कि 1242 से लेकर 1246 तक 4 वर्षों तक शासन करता है। इसके शासनकाल में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, कुछ खास नहीं था क्योंकि यह सिर्फ 4 वर्षों तक शासन करता था। यह एक अयोग्य शासक था। यह जो है रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र तथा इल्तुतमिश का पौत्र था। यह जो है हांसी, जो कि इसके शासनकाल का एक क्षेत्र था, उसे जो है बलबन को दे देता है इक्ता के रूप में। इक्ता व्यवस्था आप लोग को मैंने बताया था कि भूमि देने की व्यवस्था थी। तो यह क्षेत्र हाकी के क्षेत्र जो था वह बलबन को दे दिए थे। बलबन एक चतुर शासक था। वह जो है षड्यंत्र के द्वारा जो है महमूद शाह को कैद कर लेता है तथा कुछ दिन के बाद पश्चात उसकी हत्या कर दी जाती है। अगला हम लोग का है नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेके 1265 तक लगभग जो है 19 साल तक शासन करता है। इस समय वास्तविक सत्ता जो है यह बलबन के हाथ में आ गई थी, जो कि 40 तुर्क सरदारों का यह एक प्रमुख हुआ करता था। यह एक अयोग्य शासक था क्योंकि इसकी उम्र भी बहुत कम थी। इसने जो है अपनी जो भी प्रमुख शक्ति थी वह बलबन को दे दी थी तथा अगर बात की जाए, इसने जो है बलबन को 2 उपाधियां भी दी थी, 1-2 उपाधियां भी थी। बलबन को उलू खां की उपाधि 1249 में जो है महमूद ने दी थी। और बात की जाए, इसने बलबन को पूर्ण नियंत्रण के लिए जो है नायब ए मुलाकात का पद भी दिया था। इसकी हत्या या इसकी मृत्यु जो है आकस्मिक रूप से 1265 ईस्वी में हो जाती है, जो कि शमसी वंश का यह अंतिम शासक था। इसके बाद बलबन शासन प्रारंभ करता है। यदि पूछे शमसी वंश का संस्थापक तो इल्तुतमिश था तथा यदि पूछे शमसी वंश का अंतिम शासक कौन था तो शमसी वंश का अंतिम शासक यही हुआ जो कि नासरुद्दीन महसूद था। तो महमूद जो था यह नासरुद्दीन महमूद जो था यह शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसके पहले हम लोगों ने देखा था अलाउद्दीन महमूद शाह जो था। इसके काल से ही बलबन का जो है हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया था और यहाँ आते आते नसरुद्दीन महमूद जो कि 1246 से 1265 तक शासन करता है। इसके काल में जो है इसका प्रमुख जो प्रमुख नीतियाँ थी वह बलबन के द्वारा ही की जाती थी, या कहें कि शासन का वास्तविक जो सत्ता का कार्य प्रणाली थी वह बलबन के द्वारा की जाती। हम लोग का है बलबन जो है 1266 से लेके 1287 तक शासन करता है। यह जो है गुलाम वंश में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है, या कह सकते हैं यह जो है बलबनी साम्राज्य वंश का जो है संस्थापक था। इसने जो है लौह तथा रक्त की नीति अपनाई थी। जो भी व्यक्ति
या इसका जो विरोधी हुआ करता था उसकी हत्या काट दी जाती थी बेरहमी तरीके से। तथा सिर्फ विरोधियों को ही नहीं, जो भी व्यक्ति यदि गलत कोई काम करता था या चोरी या किसी जो है सामान को तौलते समय कम देता था, उसके लिए भी यह नीति अपनाई थी। इसने जो है अपने आप को ईश्वर का दूत तथा ईश्वर की छाया कहा। इसने जो है यह प्रथम शासक था जिसने राजत्व का सिद्धांत दिया। इसने राजत्व को कहा कि इसने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसने राजत्व को कहा कि न्यायविते ए खुदाई, जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तथा राजा को कहा कि इसने जिले इलाही, जो कि राजा की छाया या ईश्वर की छाया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं जो मैंने आपको बताया, और जो भी बताते वक्त फैक्ट छूट गया है उसे देख लेंगे तो जो भी फैक्ट छूटा है वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रजिया सुल्तान के बाद शासक जो है वह मुइजुद्दीन बहराम शाह बनता है, जो कि 1240 से लेकर 1242 तक शासक बनता है। इस समय वास्तविक शासक या शासन व्यवस्था जो है वह तुर्क सरदार चला रहे थे, या शासन व्यवस्था का प्रमुख जो संचालन था वह तुर्क सरदारों द्वारा चलाया जा रहा था। यह जो इसके द्वारा जो है तुर्क सरदारों द्वारा जो है जो तुर्क अमीर ने जो है एक पद सृजित किया था, वह पद का नाम था नायब ए मुलक्कत, जिसे संरक्षक का पद भी कहा जाता है, सृजित किया। इस के तहत जो है संरक्षक के रूप में जो है इतगिन को प्रथम संरक्षक बनाया गया। इसके बाद इतगिन की जो है वर्चस्व या लोकप्रियता को देखकर जो है इसकी हत्या कर दी जाती है बहराम शाह के द्वारा। तो बहराम शाह के द्वारा इतगिन की हत्या कर दी जाती है, जो कि इसका संरक्षक यह कह सकते हैं कि नायब ए मुलक्कत पद पर जो है सवार था। इसके काल में 1241 ईस्वी में लाहौर पर जो है मंगोलों ने आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण के पश्चात 13 मई 1266 ईस्वी को बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात जो है अलाउद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन महमूद शाह गद्दी पर सिर्फ 4 वर्ष के लिए बैठता है, जो कि 1242 से लेकर 1246 तक गद्दी पर बैठता रहता है। इस समय भी वास्तविक सत्ता जो है यदि बात की जाए या इसका वास्तविक संचालन जो है वह 40 तुर्क सरदार जो हुआ करते थे चहलगानी में वही किया करते थे। यह जो है रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, तथा यदि बात की जाए इल्तुतमिश का पौत्र था, तो इल्तुतमिश का पौत्र जो था वह अलाउद्दीन महमूद शाह था, जो कि शासन इसका काल 1242 से 1246 हुआ करता था। इसने जो है मलिक कुतुबुद्दीन हसन को जो है नायब और अबू बकर को जो है वजीर बनाया। तो अलाउद्दीन महमूद शाह ने मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नायब और अबू बकर को जो है वजीर का पद बनाया या वजीर बनाया। फिर है बलबन को इसने हाँसी का जो है इक्ता प्राप्त हुआ। इसके एक शासनकाल में जो है बलबन को हाँसी का इक्ता प्राप्त हुआ। इक्ता प्रथा जो है मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, जिसके तहत वेतन या किसी के माध्यम से जो कि भूमि दिया जाता था। इसमें जो है बलबन के षड्यंत्र के कर महसूद शाह को जो है गद्दी से हटाकर कैद कर लिया। तो जो कि बलबन को हाँसी का इक्ता प्राप्त हुआ था इसके शासनकाल में, बलबन ने ही जो है महमूद शाह को जो है गद्दी पर से हटाया षड्यंत्र करके, तथा जो है इसको कैद कर लिया और जहां पर इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इसके कार्यकाल के दौरान ही बलबन का वर्चस्व बढ़ गया था। इसके बाद गद्दी पर बैठता है नसरुद्दीन महमूद शाह। इसका शासनकाल लंबा था, लेकिन वास्तविक शासन का संचालन जो है 40 तुर्क सरदारों में प्रमुख बलबन कर रहा था। इसका शासनकाल जो है 1246 से लेकर 1265 तक था। इसने संपूर्ण सत्ता जो है 40 के सरगना और नायब बलबन को सौंप दिया था। तो नसरुद्दीन महमूद के समय जो है नायब के रूप में कार्य जो है 40 तुर्क सरदार के नायब जो प्रमुख थे वो बलबन थे, वही कर रहे थे। तो नायब
जो है इस समय बलबन थे और 40 सरगना के प्रमुख भी थे। इसकी जो है इसने जो है 1249 ईस्वी में उल्लू खां की उपाधि बलबन को दी। तो इसने जो है 1249 में उल्लू खां की उपाधि बलबन को दी थी। इसने जो है बलबन को सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ ही नायब मुमलकात का पद दिया था। तो इसको जो है एक नया पद बलबन को दिया था जो कि था नायब मुमलकात। तो मुमलकात का पद जो है बलबन को दिया था। किसने दिया था? नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिसका शासनकाल 1246 से लेकर 1265 तक था। इसके बाद 1266 में जो है इसकी मृत्यु हो गई, जो कि यह शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद बलबन शासन पर गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1266 से लेकर 1287 तक था। यदि इसके बाद की जाए, यह बलबनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह बलबनी साम्राज्य का प्रथम शासक जो है बलबन हुआ। तो पूछेगा क्वेश्चन कि शमसी वंश का संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश होगा। यदि पूछे बलबनी वंश का संस्थापक कौन था, तो बलबन होगा। यदि पूछे शमसी वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था, तो वह था नासिरुद्दीन महमूद हुआ करता था। इसके बाद यह जो है इसका एक प्रमुख कथन है कि वह अपने आप को कहता था कि वह विख्यात ईरान शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। तो बलबन खुद को कहता था कि वह विख्यात ईरान शहंशाह अफरासियाब का वंशज है। यह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो अभी तक गुलाम या दिल्ली सल्तनत में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ था जिसने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया हो। तो बलबन प्रथम शासक हुआ जिसने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसने जो है राजत्व को जो है नियाबत ए खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त, जिसे राजत्व ए नियाबते, तो राजत्व को जो है नियाबत ए खुदाई का अर्थ होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त, तथा राजा को जिले इलाही का अर्थ होता है राजा की छाया में। तो इसके द्वारा जो है दो प्रमुख कहा जा सकता है कि सिद्धांत दिया गया कि राजत्व के तहत नियाबते खुदाई तथा राजा को जिले इलाही कहा गया। इसने जो है भारत में नवरोज प्रथा, जो कि फ्रांस में जो थी यह व्यवस्था थी, उसको जो है भारत में लाने का श्रेय जो है, नवरोज प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह बलबन को है। यह जो है फ्रांस में जो है तुर्क लोग जो थे, फारसी लोग जो हुआ करते थे, वह नए वर्ष के प्रारंभ में इस त्यौहार को मनाते थे। तो फारसी जो नववर्ष के रूप में त्यौहार मनाया जाता था, उसे भारत में लाने का श्रेय जो है बलबन को जाता है, जो कि हम लोग नवरोज के नाम से जानते हैं। इसने फारसी परंपरा सिद्धांत को फैबोस प्रथा प्रारंभ की। फैबोस प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वह जो है बलबन को जाता है। इसने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो इसने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति जो हुआ करता था यह कठोर हुआ करता था। इसमें जो है व्यक्ति की खुलेआम या जो है बीच सड़क या किसी भी प्रकार से इसकी हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि इसने अपने भाई की हत्या जो है, जो कूल्हा हुआ करता था उसमें पिरवा दिया था, या उस पर जो है मूड़ी उसका डलवा के जो है उसको पहिए की तरह नचवा दिया था। इसने जो है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर जो है स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। इसने जो है चहलगानी का गठन को समाप्त कर दिया। आप लोग देखे होंगे कि जो है इल्तुतमिश के पश्चात जो है चहलगानी, जो कि 40 अमीर तुर्क सरदार हुआ करते थे, उनका हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो बलबन समझ चुका था कि अगर हमको शासन व्यवस्था या शासन अपनी इच्छा के अनुसार करना है, तो सबसे पहले इस जो चहलगानी व्यवस्था है या जो 40 तुर्क सरदार हैं, इसकी व्यवस्था को समाप्त करना होगा। तो जो बलबन था इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चहलगानी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी,
तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। यदि पूछे चहलगानी व्यवस्था को समाप्त किसने की थी, तो इसका आंसर होगा बलबन। बलबन की मृत्यु की बात की जाए तो बलबन की मृत्यु जो है 1287 ईस्वी में हो जाता है। मैंने आपको बताया कि फारसी परंपरा की फारसी जो परंपरा थी उसमें दो प्रमुख प्रथाएं थी, जिसमें थी कि सिजदा तथा फैबोस। जिस सिजदा का तात्पर्य होता है कि सम्राट के सामने जो है जो घुटना होता है उसको टेक कर सिर को झुकाना, तथा जबकि फैबोस का अर्थ है पेट के बल लेटकर जो है सम्राट के पैर को चूमना। तो सिजदा तथा फैबोस प्रथा को प्रारंभ करने का श्रेय जो है बलबन को जाता है, जिसके में सिजदा का अर्थ होता है कि सम्राट के सामने जो है घुटने टेक कर सर को झुकाना, जबकि फैबोस का अर्थ होता है कि पेट के बल जो है बैठकर सम्राट के जो पैर हुआ करते थे उसमें उसको चूमा करते थे। तो हम लोगों ने आज देखा गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं गुलाम वंश के बारे में, जो है गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक था, जो कि इनकी मृत्यु 1210 में हो जाती है। इसके बाद इनका एक पुत्र बैठता है जो कि अयोग्य शासक था, वह आराम शाह था। उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, जो कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा उसका दामाद भी था। उसके बाद इसका शासनकाल की बात की जाए तो 1210 से लेके 1236 तक शासन करता है। यदि बात की जाए इसके बाद शासक की, तो इसके बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज जो है गद्दी पर बैठता है। वह सिर्फ एक साल के लिए शासनकाल पर बैठता है, जो कि 1236 में तक ही रहता है। इसके पश्चात हम लोगों ने देखा रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल जो है 1236 से लेकर 1240 तक रहता है, या 1239 तक भी दिया रहता है। उसके बाद इसके बाद जो है गद्दी पर जो है मुइज़ुद्दीन बहराम शाह करता है शासनकाल, जिसका शासनकाल जो है 1240 से लेकर 1242 तक रहता है। इसके बाद जो है गद्दी पर अलाउद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है, जिसका शासनकाल 1242 से लेकर 1246 तक रहता है, जो कि फिरोज जो हुआ करता था रुकनुद्दीन फिरोज उसका पुत्र तथा इल्तुतमिश का पौत्र था। इसके पश्चात जो है नसरुद्दीन महमूद जो है गद्दी पर बैठता है। इसका शासनकाल थोड़ा लंबा था, 1266 से लेके 1265 तक। इसके बाद बलबन गद्दी पर बैठता है, जो कि 1266 से लेके 1287 तक। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कैमूर्स गद्दी पर बैठता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बाद मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के बाद जो है अलाउद्दीन महमूद शाह के बाद पहले अलाउद्दीन है, फिर नसरुद्दीन महसूद जो है यह। इसके बाद बलबन के बाद कैमूर्स। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कैमूर्स से लेके, इसके बाद फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, ऐसे क्रम में हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आज की अगर क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें, और जिन भी मित्र ने या भाई या बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।